हे एवरीवन, दिस इज रिचा। तो आज हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर थ्योरी ऑफ बिहेवियर। तो कंज्यूमर बिहेवियर हम लोग शुरू करेंगे। कंज्यूमर बिहेवियर में हम लोग फर्स्ट डिमांड करेंगे। डिमांड में लॉ ऑफ डिमांड, मतलब डिमांड में जितने भी शिफ्ट होते हैं, मूवमेंट होते हैं, वो सब कुछ करेंगे। फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो लेट्स स्टार्ट। डिमांड क्या होता है? कोई भी द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू परचेज एट अ वेरियस प्राइसेस। मीन्स आप कोई भी कमोडिटी की डिमांड कब करोगे? तब करोगे जब आप उसके लिए विलिंग भी हो और एबल भी हो। मीन्स आपकी एबिलिटी भी होनी चाहिए। अगर आप सोच लो, अगर आप अभी विलिंग करते हो कि मेरे पास एक आईफोन हो, बट आप उसके लिए एबल नहीं हो, तो आप उस आईफोन की डिमांड नहीं कर सकते हो। तो डिमांड तभी हो जाएगा जब आप विलिंग भी हो एंड एबल भी हो, तभी आप उस प्रोडक्ट की डिमांड कर सकते हो। मार्शल डिमांड का कंसेप्ट अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी इन 1890। क्वांटिटी डिमांड एंड डिमांड में क्या डिफरेंस है? जब कोई भी डिमांड में चेंज आए ड्यू टू अदर फैक्टर कहने का मतलब हो गया प्राइस के अलावा मतलब टेस्ट, प्रेफरेंस, फैशन, सीजन, इन सब में जब चेंज आए तो वो हमारा डिमांड हो जाता है। और वहीं पे क्वांटिटी डिमांड तब होता है जब हमारे डिमांड में चेंज आए ड्यू टू चेंज इन प्राइस। मीन्स हमारे जब प्राइस में चेंज आता है तब हमारा क्वांटिटी डिमांड हो गया। और जब अदर देन मीन्स हमारा प्राइस कांस्टेंट रहे बट अदर थिंग्स में चेंज आए तब हो जाएगा डिमांड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या होता है? जब प्राइस में चेंज आए तो हमारे डिमांड में चेंज आता है। आप देखते होंगे नॉर्मल ह्यूमन नेचर है, जब हमारी प्राइस कम हो जाती है तो लोग ज्यादा डिमांड करने लगते हैं, हमारी डिमांड बढ़ जाती है। वहीं पे अगर जब प्राइस बढ़ जाए तो हमारी डिमांड घट जाती है, उस चीज की डिमांड हम लोग कम कर देते हैं। और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट्री गुड एंड सब्स्टिट्यूट गुड। कॉम्प्लीमेंट्री गुड क्या हो गया? ब्रेड एंड बटर। अगर हमारी ब्रेड की प्राइस बढ़ जाए तो हम लोग बटर की डिमांड कम कर देते हैं। और इसमें कॉम्प्लीमेंट्री गुड में हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी आप जान लो कि हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड के केस में हमारी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नेगेटिव होती है। जैसे कि यहाँ पे फिगर में मैंने समझाया है पेन एंड इंक। अगर हमारे पेन की प्राइस बढ़ जाए तो हम इंक की डिमांड कम कर देते हैं। मीन्स ये एक दूसरे से जॉइंट इसका डिमांड होता है। मीन्स अगर पेन की डिमांड करोगे तो इंक की भी डिमांड करनी होगी। तो आप देखोगे कि पेन की प्राइस इंक्रीज हुई है तो हमारे इंक की डिमांड, क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो गई है। तो ये हमारी कॉम्प्लीमेंट्री गुड हो गई। एंड वहीं पे सब्स्टिट्यूट गुड क्या हो गया? सब्स्टिट्यूट गुड पेप्सी एंड कोक बेस्ट एग्जांपल है। कि अगर सोचो कि अगर पेप्सी की प्राइस मार्केट में पहले थी 50-50, दोनों की 50-50 थी, अब क्या हो गई? पेप्सी की प्राइस 60 हो गई, वहीं पे कोक की प्राइस 50 ही रही। तो आप ये दोनों, ऐसा नहीं है कि दोनों के टेस्ट में ज्यादा डिफरेंस है, तो आप लोग चाहोगे कि पेप्सी क्यों लूं, 10 रुपीज ज्यादा देनी पड़ रही है तो कोक ही ले लेती हूँ, कोक लेने से 10 रुपीज का प्रॉफिट भी हो जाएगा। तो ये दोनों एक तरह से सब्स्टिट्यूट गुड है। टी एंड कॉफी, अब एक ऐसा टिपिकल मत लेना कि चाय ही लेना है। अगर टी की प्राइस ज्यादा होती है, कॉफी की प्राइस ज्यादा होती है, तो हम टी प्रेफर करते हैं। तो ये सब्स्टिट्यूट गुड हो गई। पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन की साइज बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी। इनकम ऑफ एंड वेल्थ ऑफ द कंज्यूमर। ये अलग अलग नॉर्मल गुड के केस में डिफरेंट होता है, इंफीरियर गुड के केस में डिफरेंट होता है। तो अगर देखोगे नॉर्मल गुड के केस में, अगर हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है, इकोनॉमिक्स में हम लोग इनकम को वाई से डिनोट करते हैं, तो अगर हमारी इनकम इंक्रीज होगी तो हमारी डिमांड, क्वांटिटी डिमांड हमारी इंक्रीज हो जाएगी। आप देख रहे हो यहाँ पे नॉर्मल गुड के केस में इनकम के साथ हमारा पॉजिटिव रिलेशन है,
वहीं पे इंफीरियर गुड के केस में अगर आप पहले हमारी इनकम उतनी हाई नहीं थी तो हम लोग किसी इंफीरियर प्रोडक्ट की डिमांड मीन्स हम लो क्वालिटी राइस की डिमांड कर रहे थे ज्यादा, अब हमारी इनकम इंक्रीज हो गई तो आप वो जो इंफीरियर क्वालिटी की राइस थी अब हम उसकी डिमांड कम करके हाई क्वालिटी के राइस पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो यहाँ पे नेगेटिव रिलेशन हो रहा है। फिर एक नेसेसरीज ऑफ लाइफ इन एक्सपेंसिव गुड। नेसेसिटीज कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पे आप मेडिसिन के साथ कोरिलेट कर दो कि जैसे कि एक डायबिटिक पेशेंट है तो उसे इंसुलिन की जरूरत होगी ही होगी, तो चाहे उसकी प्राइस बढ़े या घटे वो उसकी डिमांड करेगा ही करेगा। तो यहाँ पे भी क्वांटिटी डिमांड के साथ पॉजिटिव रिलेशन है। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर, मतलब अब मुझे मेरी कुछ पर्टिकुलर टेस्ट है कि मैं ये टी लूंगी ही, तो या टी या पिज्जा मुझे पसंद है तो पिज्जा महंगा हो चाहे सस्ता मुझे उसका डिमांड करना ही करना है। तो ये टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस का भी होता है एंड फैशन के साथ भी इसे आप कोरिलेट कर देते होगे। अब हम लोग पढ़ेंगे चेंज इन डिमांड में मूवमेंट एंड शिफ्ट। मूवमेंट एंड शिफ्ट इन डिमांड, मूवमेंट अलोंग डिमांड का एंड शिफ्ट इन डिमांड का। तो मैंने आपको पहले वाले स्लाइड में बताया था कि जब हमारे प्राइस में चेंज हो, डिमांड में चेंज हो ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस, तो क्या होता है वो, तो होता है क्वांटिटी डिमांड। वहीं पे अगर चेंज इन अदर फैक्टर हो, डिमांड में चेंज हो क्यों, ड्यू टू अदर फैक्टर, तो वो हमारा हो जाता है डिमांड। तो ये हमने पढ़ा था। तो वही उसी का यहाँ पे है कि जब मूवमेंट कब होता है, जब हमारे प्राइस में चेंज हो, एंड शिफ्ट कब होगा, जब अदर फैक्टर में चेंज हो जिससे डिमांड में चेंज आ जाए। तो जैसे कि आप देखोगे ये हमारी वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, हमारी लीनियर डिमांड का। तो ये नेगेटिव स्लोप है जो इससे इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो यहाँ पे अगर हमारे ये ओरिजिनल प्राइस P, ये Q1, अगर हमारी प्राइस डिक्रीज हो जाए, प्राइस अगर डिक्रीज होगी तो हमारी क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। जैसा कि हम लोग पढ़े हैं मीन्स अभी तक ही है कि प्राइस अगर डिक्रीज होती है, कहीं पे सेल होती है, तो हम लोग वो सामान खरीदना चाहते हैं। तो वही यहाँ पे भी हो रहा है कि यहाँ पे प्राइस फॉल हो रही है तो हम उस चीज की डिमांड बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे एक्सटेंशन इन डिमांड हो जाएगा। ये हमारा जो ये वाला पॉइंट था, अब इस पॉइंट से ये नीचे की ओर शिफ्ट हो जा रहा है, तो इसे हम एक्सटेंशन इन डिमांड बोलते हैं। वहीं पे अगर हमारी प्राइस इंक्रीज हो जाएगी अगर, तो हमारी जो Q2 थी अब ये शिफ्ट होके Q0 पे चली जाएगी हमारी P1, क्योंकि प्राइस हमारी इंक्रीज हो गई है तो अब हम उस चीज की डिमांड कम कर देंगे। इस केस में ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड हो रहा है। तो ये आप देख रहे होगे ये मूवमेंट हो रहा है। मूवमेंट मीन्स एक ही डिमांड लाइन पे हम लोग ऊपर की ओर जब शिफ्ट हो रहे हैं तो हमारी कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, नीचे की ओर जब शिफ्ट हो रहे हैं मीन्स नीचे की ओर कहने का मतलब जब हम लोग राइटवर्ड शिफ्ट हो रहे हैं तो राइटवर्ड में एक्सटेंशन, लेफ्टवर्ड में कॉन्ट्रैक्शन। अब शिफ्ट इन डिमांड देखते हैं, शिफ्ट कब होता है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ओरिजिन एक डिमांड का, ये प्राइस, ये क्वांटिटी। अब यहाँ पे अदर फैक्टर में चेंज आ रहा है, अदर फैक्टर में चेंज आ रहा है तो हमारा प्राइस जो है कांस्टेंट रहेगा, मींस प्राइस में कोई शिफ्ट नहीं आएगा। अदर फैक्टर टेस्ट प्रेफरेंसेस ये सब में चेंज आएंगे तो चेंज प्राइस तो हमारा कांस्टेंट है। हमारी क्वांटिटी डिमांड मान लो इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज में ये राइटवर्ड शिफ्ट हो रही है Q2। अब ये अगर इस प्राइस वाली लाइन को कांस्टेंट रख के इसे आगे की ओर बढ़ाओगे तो आप देखोगे ये इस डिमांड कर्व पे तो लाइन नहीं कर रहा है, तो इसके लिए आपको एक न्यू डिमांड कर्व ड्रॉ करना पड़ेगा। आप देख रहे हो ये राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, ये शिफ्ट हो रहा है,
पहले वाले में मूवमेंट हो रहा था, अभी शिफ्ट हो रहा है। तो अगर हमारी क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो रही है तो ये राइटवर्ड शिफ्ट, एंड अगर वही डिक्रीज हो जाए तो ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। तो ये चेंज इन डिमांड था, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, शिफ्ट एंड मूवमेंट। अब हम लोग लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे। लॉ ऑफ डिमांड आप लोग पढ़ चुके होंगे, फिर भी रिवाइज करते हैं। According to the law of demand curve, other things being equal, and there is inverse relationship between price and quantity demanded. यहाँ पे other factor constant है, ceteris paribus. Ceteris paribus means other factor constant. Higher the price, lower the demand is known as law of demand. मतलब आप समझो कि जब हमारी कोई भी चीज की प्राइस बढ़ती है तो हम उसकी क्वांटिटी डिमांड कम कर देते हैं। तो बस यही है लॉ ऑफ डिमांड। इस फिगर के थ्रू समझो कि ये एक डिमांड कर्व है, पहले इसकी प्राइस ये थी एंड क्वांटिटी ये क्यू, प्राइस पहले पी एंड क्वांटिटी क्यू, प्राइस इंक्रीज हो गई, इसकी प्राइस इंक्रीज हो गई। तो ये आप देखोगे कि जो क्यू था वो अब उसकी क्वांटिटी डिमांड घट के Q2 पे हो गई। तो ये हुआ ना, हायर द प्राइस लोअर विल बी द डिमांड, बस यही है। लेकिन ये वन साइडेड कहने का मतलब अगर यहाँ पे प्राइस मतलब प्राइस में चेंज आया तभी क्वांटिटी डिमांड में चेंज आएगा, मीन्स प्राइस इंक्रीज होगा तभी क्वांटिटी डिमांड इसकी डिक्रीज हो गई। अगर क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होगी तो ये प्राइस इसकी इंक्रीज नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब फर्स्ट वन साइडेड है। और ये क्वालिटेटिव कंसेप्ट है। क्वालिटेटिव कंसेप्ट क्यों है? क्योंकि बस ये रिलेशन बताता है कि प्राइस में क्या प्राइस में चेंज हुआ जिसके कारण डिमांड में हमारे चेंज आ गया। ये नहीं बताता कितने रेट से हुआ, क्या चेंजेस आए, ये हम आपको इलास्टिसिटी में पता चलेगी। डिमांड फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ गुड एंड डिमांड फॉर इट इज कॉल्ड डिमांड फंक्शन। अब डिमांड क्या है? डिमांड ऑफ एक्स, सॉरी ये ऐसे होना चाहिए, डिमांड ऑफ एक्स, डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ व्हाट? फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, मीन्स जिससे हम उसे कंपेयर कर रहे हैं, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। इनकम y is equals to income of the consumer, and T for taste and E for expectations of the consumer. तो डिमांड फॉर एक्स कमोडिटी ये हमारे इन सब फंक्शन पे डिपेंड करता है। ये जो हमारा था डिमांड कर्व का, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व होता है, लॉ ऑफ डिमांड। तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग ही क्यों होता है? तो ये तो एक लेमन लैंग्वेज में पढ़ लिया हम लोगों ने कि प्राइस बढ़ेगी तो इसकी डिमांड घट जाएगी। लेकिन एज अ इकोनॉमिस्ट, मीन्स आप लोग सब आगे चल के इकोनॉमिक्स में डीप नॉलेज गेन करने वाले हो, तो आपको पता होना चाहिए कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है। रीजंस फॉर डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ डिमांड कर्व। तो हमारा जो फर्स्ट रीजन होता है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब आप सोचो, इसे आप इस तरह से समझो कि अगर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है कि अगर आप कोई भी चीज का कंजम्पशन, पहले आप मतलब आप रोटी को ही लेके चलो कि आप पूरे भूखे हो और आप घर पे गए और आपकी मम्मा ने आपको पहली रोटी दी, तो आपकी कंजम्पशन मतलब आपकी यूटिलिटी टॉप लेवल पे थी। फिर आप जब सेकेंड थर्ड इस तरह से अगर कंज्यूम करने लगो तो आपकी जो मैक्सिमम जो यूटिलिटी थी आपकी वो फिल होके फिर डिमिनिशिंग रेट में आगे होने लगेगी, मीन्स आपकी यूटिलिटी कम होने लगेगी। तो यही है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, कंजम्पशन ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीजेस, द यूटिलिटी फ्रॉम इट सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिमिनिशिंग। मतलब हम जैसे जैसे उसकी कंजम्पशन बढ़ा देंगे हमारी यूटिलिटी उसके लिए कम होने लगेंगी। अकॉर्डिंग टू एवरी एडिशनल यूनिट परचेज अ कंज्यूमर इज विलिंगनेस टू पे इज लेस एंड प्राइस। मतलब हमारी सिंपल है कि वो हमारी यूटिलिटी उसको लेके कम होने लगेगी। पहला तो ये पॉइंट है। क्यों? क्योंकि डिमांड फॉर अ कमोडिटी डिपेंड अपॉन यूटिलिटी। सेकेंड जो है हमारा इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट refers to change in real income
real income or purchasing power of a consumer. When the price level falls, the purchasing power of a consumer increases and they buy more good. Similarly, when the price level rises, the purchasing power of a commodity consumer decreases and they buy less commodity. आपको मैं समझाती हूँ. आपके पास रियल इनकम की बात हो रही है, ओरिजिनल इनकम की बात नहीं हो रही है. ओरिजिनल इनकम आप लोग समझ जाओ कि जैसे कि पहले आपकी 1000 इनकम थी, अब वो 2000 हो गई, तो ये हमारी ओरिजिनल इनकम हुई. बट यहाँ पे रियल इनकम की बात की जा रही है. रियल इनकम कहने का मतलब है कि अगर आपके पास आपको 1000 रुपीज मिले हैं, अब इससे आप क्लोथिंग आइटम खरीदोगे. क्लोथिंग आइटम कहने का मतलब जो आप क्लोथ लेना चाह रहे हो वो अभी आपको पहले 500 में मिल रही थी, 500 में मिल रही थी, तो आप एक यूनिट उसकी ले लोगे, फिर उसकी एक और यूनिट बढ़ा दोगे, तो मीन्स आप 2 यूनिट उसकी ले पा रहे हो. मतलब एक क्लोथ उसी आइटम को उसी क्लोथ की 2 आइटम आप ले पा रहे हो. इस 500 की जो प्रोडक्ट थी ये आपको सस्ती कर दी गई है. मीन्स आपको ये अब 300 में ही मिल रही है, 300 में मिल रही है. तो अब आप क्या, आप जो प्रोडक्ट आप दो प्रोडक्ट ले पा रहे थे, अब वही प्रोडक्ट आप कितनी ले पाओगे. आपके पास 1000 रुपीज है, 1000 रुपीज है, तो आप ये इसके 3 आइटम्स ले पाओगे. फिर भी आपके पास क्या होगा, 3 आइटम्स अगर लोगे तो आपकी 900 रुपीज जा रही है. मीन्स आपके 100 रुपीज तो लेफ्ट है. तो यही हमारी रियल इनकम हो रही है. बस यही है इनकम इफेक्ट में. फिर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. Let us understand with an example of tea and coffee. Tea and coffee are substitute good. जैसा कि बताया था मैंने कि अगर price of tea rises, then the consumer will shift to coffee. या कॉफी की प्राइस राइज हो तो कंज्यूमर टी पे शिफ्ट कर जाएगा. यहाँ पे क्या हुआ, अगर टी की प्राइस राइज हुई, आप कॉफी पे शिफ्ट कर रहे हो, तो टी की डिमांड जो क्या हो रही है वो डिक्रीज हो रही है एंड हमारी कॉफी की डिमांड इंक्रीज हो रही है. तो यहाँ पे डिमांड कर्व ऑफ टी विल स्लोप डाउनवर्ड. यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हो गया. फिर हमारा है साइज ऑफ द कंज्यूमर ग्रुप. मतलब अगर आप सेल वाली एग्जांपल जो मैंने बताया कि अगर किसी चीज की प्राइस फॉल हो रही है, मीन सेल है कि आपको इतने सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे कम रेट पे, तो वहां पे क्या होता है, हम न्यू बायर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं. जो पहले हमारे बायर्स नहीं थे वो वाले भी बायर अब आ जाए क्योंकि वो अब अफोर्ड कर पा रहे हैं वो प्रोडक्ट. फिर डिफरेंट यूजर्स कहने का मतलब हो गया कि अब एक मिल्क का ले लो. मिल्क से कितने सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, आइसक्रीम भी बन जाती हैं, कर्ड भी बन जाती हैं, एंड टी, स्वीट्स. तो आप देख रहे हो एक मिल्क जो है इसके मल्टीपल यूजेस हैं. लेकिन पहले क्या होता है, अगर हमारी मिल्क की प्राइस हाई है तो हम क्या करेंगे, हम बस अपने नेसेसिटीज वाले मीन्स टी के लिए या अपने डायरेक्ट मिल्क कंजम्पशन के लिए इससे मिल्क को लेंगे. लेकिन मान लो अगर मिल्क की प्राइस में फॉल आ जाए, तो अब हम लोग क्या सोचेंगे कि हम क्यों ना आइसक्रीम भी मिल्क को लेके कर लेते हैं घर पे प्रिपेयर, कर्ड भी एंड स्वीट्स भी. तो वही है कि अगर इसकी प्राइस फॉल हो जाएगी तो डिफरेंट यूजर्स के लिए हम इसके डिमांड बढ़ा देंगे. हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिमांड, डायरेक्ट डिमांड, indirect demand or derived demand, joint demand and composite demand. Direct demand. When a commodity is demanded to satisfy human want directly, it is called direct demand or conventional demand. Means direct demand को conventional demand भी कहते हैं. मतलब हम कोई भी चीज का डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए जब यूज करें तो उसे डायरेक्ट डिमांड करते हैं. इनडायरेक्ट डिमांड और डिराइव डिमांड क्या होता है, मतलब कि देखो अगर फोन ही ले लो, फोन का एग्जांपल, फोन आप है तो इस फोन के लिए आपको एक फोन केस भी चाहिए. आप फोन खरीदोगे लेकिन आपको ऐसा नहीं, फोन केस भी इसके साथ आपको लेना होगा क्योंकि आपको इस फोन को प्रोटेक्ट करना है. तो ये हमारी डिराइव डिमांड हो गई. जॉइंट डिमांड क्या हो गया, जॉइंट डिमांड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, टी एंड शुगर. कॉम्पोजिट डिमांड क्या हो गया, कॉम्पोजिट डिमांड हैपेंस व्हेन गुड्स और सर्विसेज हैव मोर देन वन यूज so that increase in demand leads to fall in the supply of other. मीन्स आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि मिल्क का डिमांड, मिल्क के मल्टीपल यूजेस होते हैं, तो वो यहाँ पे कॉम्पोजिट डिमांड हो गया. एक्सेप्शन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड. एक्सेप्शंस मीन्स
यहाँ पे अगर हमारे प्राइस में फॉल होगा तो हमारी क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज नहीं होगी। यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप है, मीन्स अगर हमारी प्राइस इंक्रीज होगी तो हमारी डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी, ऐसा कुछ है यहाँ पे। गिफन गुड रॉबर्ट गिफन ने ये कंसेप्ट दिया था 90s में शायद। ये गिफन गुड का कंसेप्ट रॉबर्ट गिफन ने दिया था। तो उस टाइम क्या हुआ था, कुछ क्राइसिस का सिचुएशन था जिसके कारण सारे कमोडिटी के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे थे। तो जो पुअर क्लासेस थे वो ब्रेड का कंजम्पशन ज्यादा करते थे, वो तो ब्रेड की भी प्राइस इंक्रीज हुई। लेकिन ब्रेड जो थी वो नेसेसिटीज थी, वो उनके बिना तो रह ही नहीं पाते। तो उन्होंने देखा कि वो जो क्लासेस वाले थे सारे कमोडिटी की डिमांड इंक्रीज नहीं किए, लेकिन ब्रेड की जो डिमांड थी उन्होंने इंक्रीज कर दी। क्योंकि वो मतलब उनके ब्रेड की डिमांड में उन्होंने कमी नहीं की, उसकी डिमांड जैसे थी वैसे कर दी। तो उन्होंने ब्रेड का एग्जांपल ही लेके समझाया था। तो ये उन्होंने देखा कि प्राइस इंक्रीज हुई तो डिमांड भी इंक्रीज हो गई। वेवलन गुड क्या हो गया, स्टेटस सिंबल गुड मीन्स आईफोन लोग क्यों लेते हैं, मीन्स फीचर्स भी हैं लेकिन लोग मतलब दिखावा के लिए लेते हैं कि हाँ है एप्पल मेरे पास, तो वो एक स्टेटस सिंबल हो गया। मीन्स जितनी प्राइस रहेगी लैम्बोर्गिनी, प्राइस जितनी है उतनी ज्यादा उसकी डिमांड रहेगी। अब लैम्बोर्गिनी की प्राइस अगर सोच लो स्विफ्ट के जितनी हो गई तो लोग उसकी तो डिमांड करेंगे नहीं। तो वही है, प्राइस जितनी रहेगी उतनी ज्यादा उसकी डिमांड भी रहेगी। फ्यूचर प्राइस चेंजेस, कोविड वाले सिचुएशन में देखा था हम लोगों ने कि मार्केट से कैसे सैनिटाइजर या बेसिक फूड्स भी आउट ऑफ स्टॉक हो रहे थे। क्यों? क्योंकि लोगों को लग रहा था कि प्राइस भी इंक्रीज होगी कि क्या होगी, तो उसके लिए वो लोग ज्यादा से ज्यादा कंजम्पशन के लिए खरीद ले रहे थे। इमरजेंसीज के टाइम में भी देखा था, कोविड का तो बेस्ट एग्जांपल था कैसे सैनिटाइजर मास्क ये सब कुछ कैसे आउट ऑफ स्टॉक हो रहे थे उस टाइम, क्योंकि उसकी डिमांड इंक्रीज हो गई थी अचानक। मार्केट में सप्लाई भी कम थी लेकिन फिर भी डिमांड उस टाइम इंक्रीज हो गई थी। चेंज इन फैशन एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, हाँ अगर आप देख लो कि अगर मुझे मार्केट में नया फोन आया है, अब चाहे उसकी प्राइस इंक्रीज ही हो रहे फिर भी हम उसकी डिमांड इंक्रीज कर देते हैं, क्योंकि हाँ वो लेना है तो मार्केट में न्यू आया तो अब पुराना वाला क्यों ले, नया ले लेते हैं। कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज, ये हमारी मेडिसिन हो गई, मेडिसिन की डिमांड भी। फिर बैड वैगन इफेक्ट क्या हो गया, ये भी वेवलन की तरह ही है, मतलब रेयर वाले कमोडिटीज। रेयर कहने का मतलब अब कोई भी पेंटिंग एंटिक कोई भी एंटिक ज्वेलरी या कोई भी पेंटिंग जो बस है कि मेरे यहाँ होनी चाहिए, तो वो कुछ मुझे सोसाइटी से डिफरेंट फील करा है, मतलब लोग मेरे बारे में समझे कि हाँ ऐसा है। तो वो इन सारे केसेस में आप देखोगे कि जैसे जैसे इसकी प्राइस इंक्रीज होगी तो हमारी डिमांड भी इंक्रीज हो जाती है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? इलास्टिसिटी, अब आप बहुत कंफ्यूज होते होंगे, मैं तो होती ही थी। तो इलास्टिक कहने का मतलब क्या हो गया, कोई भी चीज में स्ट्रेचेबिलिटी, रिस्पॉन्सिव। प्राइस इलास्टिसिटी की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड में हमें बताया नहीं गया कि कितने, सिर्फ रिलेशन बता दिया गया कि प्राइस चेंज होगी तो डिमांड भी चेंज होगी, कम होगी। लेकिन इलास्टिसिटी में हमें बताया गया कितने रेट में चेंज होगी, कितने रेट में चेंज होगी। तो यहाँ पे देखोगे कि अगर प्राइस अगर चेंज हो एंड क्वांटिटी डिमांड भी चेंज हो, मीन्स प्राइस में चेंज हो जिससे क्वांटिटी डिमांड में भी चेंज हो। अब कितना प्राइस चेंज होने पे कितना उस क्वांटिटी डिमांड पे कितना चेंज होगा, ये हम इलास्टिसिटी वाले कंसेप्ट में देखेंगे। अगर भी कोई भी चीज मोर इलास्टिक है तो मोर क्वांटिटी, मतलब क्वांटिटी डिमांड में ज्यादा चेंज हो रहा है। अगर लेस इलास्टिक है तो हमारी क्वांटिटी डिमांड में कम चेंज हो रहा है, तो यही इलास्टिक है। इलास्टिक में स्ट्रेचेबल, रिस्पॉन्सिवनेस, एंड इनइलास्टिक मीन्स नॉन स्ट्रेचेबल, नॉन रिस्पॉन्सिवनेस। इनइलास्टिक कहने का मतलब हमारे प्राइस में अगर चेंज हो रहा है लेकिन क्वांटिटी डिमांड में कोई चेंज ना आए तो हमारा इनइलास्टिक
इन इलास्टिक डिमांड हो गया। अगर प्राइस में चेंज हो रहा है जिसके कारण क्वांटिटी डिमांड में भी चेंज हो रहा है तो ये हमारा इलास्टिक डिमांड हो गया। Elasticity of demand is defined as the responsiveness and quantity demand for good to change in price। जैसा कि बताया मैंने अभी आपको, it means flexibility और responsiveness of the demand। ये हमारे प्राइस ऑफ गुड पे डिपेंड करता है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, मतलब जितने डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड थे वो इस पे ये डिपेंड करता है। लॉ ऑफ डिमांड जो था हमारा वो क्वालिटेटिव कंसेप्ट था, एंड ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये क्वांटिटेटिव कंसेप्ट है। इसे भूलना मत, क्योंकि इससे आपको एमसीक्यूज आएंगे जिसमें आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो। सो लॉ ऑफ डिमांड हमारा क्वालिटेटिव कंसेप्ट है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारा क्वांटिटेटिव कंसेप्ट। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी क्या, कितने टाइप के होते हैं? ये 3 टाइप के होते हैं, एक प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी एंड क्रॉस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी मींस जब हमारे इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। मतलब जब हमारे क्वांटिटी में चेंज आए ड्यू टू इट्स प्राइस, तब वो हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो गया। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब होता है जब हमारे क्वांटिटी डिमांड में चेंज आए ड्यू टू चेंज इट्स इनकम। एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो होता है क्वांटिटी डिमांड में चेंज आए ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ इट्स रिलेटेड गुड। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जानते हैं कि इसका एक क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख लो कि व्हेन प्राइस ऑफ गुड इज 6 पर यूनिट, मीन्स हमारा जो P1 है यहाँ पे हमारा 6 है, एंड कंज्यूमर बाय 10 यूनिट ऑफ दैट गुड, मीन्स Q1 हमारा 10 हो गया। व्हेन प्राइस फॉल, अब हमारा प्राइस फॉल हो रहा है, मीन्स P2 जो हमारा ये 4 हो जा रहा है, तो हम उसकी कंजम्पशन या डिमांड उसकी बढ़ा देते हैं। अब वो हमारा Q2 जो हो गया वो 15 हो गया, 15 हो गया। अब आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू Q अपॉन Q। डेल्टा Q कहने का मतलब हो गया कि ये जो हमारा Q से Q2 आ रहा है इसका डिफरेंस, एंड डेल्टा P कहने का मतलब P1 से P2 जो हो रहा है इसका डिफरेंस। तो अब देखोगे Q2 माइनस Q1 माइनस 5, P2 माइनस P1 माइनस 2। अब अप्लाई ऑन दिस फॉर्मूला, फिर देखोगे डेल्टा Q माइनस 5 डेल्टा P माइनस 2 मल्टीप्लीकेशन, हमारा इनिशियल प्राइस 6, इनिशियल क्वांटिटी डिमांड 10, माइनस माइनस कैंसल, 5 2 जा 10, 2 3 जा 6। अब 3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 1.5। ये हमारा 1.5 आंसर आ गया। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होता है हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो हमारा ये 5 टाइप का होता है। इसके पहला परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, सेकेंड इनइलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, इलास्टिक डिमांड एंड परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या होता है? जब हमारे क्वांटिटी डिमांड में कोई चेंज ना आए, मीन्स बस हमारा प्राइस में ही चेंज आए और क्वांटिटी डिमांड में 0 चेंज आए, तो हमारा ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पे 0 हो, क्योंकि क्वांटिटी डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा है, बस चेंज आ रहा है तो आप देखोगे प्राइस में, पहले प्राइस इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हो, बस हमारा प्राइस ही चेंज हो रहा है, तो ये हमारा परफेक्टली इनइलास्टिक हो गया। क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था कि इनइलास्टिक कब होता है? जब हमारे प्राइस में चेंज हो लेकिन डिमांड में कोई चेंज ना हो, तो इसीलिए परफेक्टली इनइलास्टिक का हो जाएगा केस। केस 2 जो है ये इनइलास्टिक डिमांड है। इनइलास्टिक डिमांड कहने का मतलब कि इनइलास्टिक वाला केस बता रही हूं मैं, केस 2 जो था। अब मान लो हमारी प्राइस इंक्रीज हो गई P1, तो आप देख रहे हो कि हमारी क्वांटिटी डिमांड जो थी वो थोड़ी सी डिक्रीज हुई, मतलब यहाँ पे चेंज इन प्राइस इज ग्रेटर देन चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। यहाँ पे प्राइस में जो है हमारे ज्यादा चेंज आ रहा है, परसेंटेज चेंज जो है ये ज्यादा है एंड क्वांटिटी डिमांड में कम है, तो ये हमारा इनइलास्टिक का केस हो गया। वहीं पे केस 3,
यूनिटरी इलास्टिक में क्या होता है, जितना हमारा प्राइस में चेंज आए उतना ही हमारे क्वांटिटी डिमांड में भी चेंज आ जाए, तो ये हमारा यूनिटरी इलास्टिक का हो गया। मीन्स परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। केस 4 इलास्टिक डिमांड, यहाँ पे देख लो केस 2 वाले के रिवर्स होगा। मीन्स इसमें परसेंटेज चेंज इन प्राइस ग्रेटर था, इसमें परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ग्रेटर होगा। इलास्टिक वाले केस में देखोगे कि ये जो हमारा क्वांटिटी डिमांड है इसमें ज्यादा चेंज आ रहा है एज कंपेयर टू प्राइस। हमारी क्वांटिटी डिमांड इज ग्रेटर देन चेंज इन प्राइस। और वहीं पे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक में क्या था कि हमारे क्वांटिटी डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रही थी, सिर्फ प्राइस में चेंज आ रही थी। और वहीं पर परफेक्टली इलास्टिक में हमारी प्राइस कांस्टेंट रहेगी, वहीं पे क्वांटिटी डिमांड हमारी इंक्रीज होगी या कम होगी, हमारी बस क्वांटिटी डिमांड में चेंज होगी। केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है इंफिनिटी। मीन्स इलास्टिक वाले केस में हमारे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, यूनिटरी इलास्टिक में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू 1 एंड इलास्टिक में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1 एंड परफेक्टली इलास्टिक वाले केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू 0। तो यही था कि हमारा इलास्टिसिटी, हमारा लीनियर डिमांड कब है, इस पे आप देख लोगे सेंटर पे हमारा यूनिटी होता है, यहाँ पे होगा 0, ये इंफिनिटी। मीन्स हमारा डाउनवर्ड जैसे होता जाएगा ये घटने लगेगा, ये ऊपर जैसे जैसे होगा ये इंक्रीज होगा। इसकी वैल्यू लाई करेगी 0 to 1 के बीच में। जैसे कि एक क्वेश्चन दिए मैंने, देखो व्हाट यू कैन से अबाउट द नेचर ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन प्राइस राइजेस फ्रॉम 10 to 12 एंड क्वांटिटी डिमांड फॉल्स फ्रॉम 15 to 45। मतलब देखो आप चेंज कितने का आ रहा है, चेंज इन प्राइस देखो, पहले चेंज इन प्राइस 10 से 12 मीन्स 2 का, एंड क्वांटिटी डिमांड में कितना फॉल आ रहा है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड 5 का। आप देख रहे हो यहाँ पे कि जो हमारा क्वांटिटी डिमांड में ये ज्यादा चेंज आ रहा है एज कंपेयर टू प्राइस। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, क्वांटिटी डिमांड में जब हमारी ज्यादा चेंज आए एज कंपेयर टू चेंज इन प्राइस, मतलब ये 4 वाला केस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, मतलब परसेंटेज केस 4 इस केस में इलास्टिक था, तो यह यहाँ पर हमारा आंसर इलास्टिक हो जाएगा। यहाँ पे है इलास्टिसिटी जो होता है इज मेजर एट डिफरेंट पॉइंट एंड डिमांड कर्व। तो एक आप देखते होगे, ये एक लीनियर डिमांड कर्व हो गया, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो गया। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये डिमांड कर्व हो गया, वहीं पे ये डिमांड स्ट्रेट लाइन। इस वाले केस में हमारा जो स्लोप होगा ये सेम होगा, इलास्टिसिटी होगी ये डिफरेंट होगी। ये तो क्लियरली है, देखो आपको मैंने बताया था यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे ग्रेटर देन 1 होता है, यहाँ पे इंफिनिटी होता है। तो आप लोग देख रहे होंगे ये इलास्टिसिटी जो हमारी है डिफरेंट है। वहीं पे यहाँ पे जो ये डिमांड कर्व हुआ है, यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, इस केस में 1 होता है। वहीं पे स्लोप जो होता है ये डिफरेंस है। तो आज के सेशन में इतना ही। तो आप लोग चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट भी करना अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम आए। थैंक यू सो मच।